भारत के बैंकों में दरअसल 67,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ 67,000 करोड़ रुपए ही नहीं है, इससे ज्यादा रुपए हैं, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो सिर्फ 67,000 करोड़ रुपए की हो रही है। वो 67,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड अमाउंट है, मतलब उसका कोई माई बाप नहीं है। तो ये 67,000 करोड़ रुपए जो बैंक में पड़े हैं वो किसके हैं, और ये इस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि ये वो उसके रुपए हैं, इसका कुछ हिस्सा उनका हो सकता है। तो अब इस पर बैंक क्या करेगी, ऐसे कई सवाल हैं। ऐसे कई सवाल उस 67,000 करोड़ रुपए से जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण से बात करते हैं। वरुण, ये 67,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है जी। बैंक में पैसा रख के क्या कोई भूल गया है, या फिर जिनके पैसे हैं उस बैंक में जो 67,000 करोड़ का कुछ हिस्सा उनका होगा, क्या उनको वो पैसा नहीं चाहिए? ये पैसा आया कहां से, किसके हैं, कुछ पता चल पाया? जी 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 देखिए, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और लोकसभा में दरअसल सेशन चल रहा है। आप लगातार खबरें उस पर बना रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे रहे थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। उन्होंने ये आंकड़ा पेश किया और उन्होंने ये बताया कि 30 जून 2025 तक देश के अलग अलग बैंकों में तकरीबन 67,003 करोड़ रुपया बिना दावे के जमा है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें से तकरीबन जो 87% है वो रकम सरकारी बैंकों में है, यानी कि तकरीबन 58,330 करोड़ रुपया। उन्होंने ये भी बताया कि जो प्राइवेट बैंक हैं वहां भी पैसा पड़ा हुआ है और ये जो पैसा है वो भी काफी भारी भरकम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वहां भी काफी पैसा है, मतलब जैसा मैंने कहा सरकारी बैंकों में भी है, प्राइवेट बैंकों में भी है। और ये जो पूरी जानकारी मिली ये हमें लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मिली। जब ये खबर सामने आई कि अरे 67,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा है बैंकों में, तो लोगों ने जानना चाहा कि भैया ये पैसा है किसका। और लोग ऐसा पैसा बैंकों में रख के भूल जाते हैं क्या? जो सवाल आपने किया, बिल्कुल हाँ, ये बात पूरी तरीके से ठीक है। एसबीआई की हम बात करते हैं तो 19,329 करोड़ रुपया एसबीआई में अनक्लेम्ड अमाउंट। पीएनबी की बात करें 6,910 करोड़ रुपया वहां पर है। कैनरा बैंक की बात करें 6,278 करोड़ रुपया वहां पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,277 करोड़ रुपया है। यूनियन बैंक में 5,104 करोड़ रुपया है। आईसीआईसीआई बैंक में 2,063 करोड़ रुपया है। एचडीएफसी बैंक में 1,609 करोड़ रुपया है और एक्सिस बैंक में 1,360 करोड़ रुपया है। और पता ही नहीं ये रुपया किसका है। देखिए, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया, आपने मान लीजिए 18 साल की उम्र जब आपकी हुई, आपने किसी बैंक में एक अकाउंट खुलवाया। सरकारी बैंकों में अमूमन लोग खुलवा लेते हैं। आपने 500 रुपया उसमें डाला और आपने सोचा इसे मेंटेन करेंगे। फिर आप कुछ वक्त के बाद मेंटेन नहीं कर पाए, आपका वो 500 रुपया आपने वहां भूल गए आप, और आपने उसको छोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद आपने किसी और बैंक में अकाउंट खुलवा लिया और आपने वो अकाउंट मेंटेन किया, लेकिन ये जो 500 रुपया था आप इसको भूल गए। तो ये आपका जो पैसा है आपकी तरफ से बट्टे खाते में चला गया, आपने उसे कभी क्लेम नहीं किया। पर आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने ऐसे अकाउंट खुलवाए और वो भूल गए। ऐसे लोग जिनके पैसे बैंक में थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके वारिसों को बगैर जो लीगल प्रोसेस है उसको वो नहीं जानते थे, पैसा अपना नहीं ले पाए। और कई बार ये भी होता है, जैसा आपने कहा, कि पता ही नहीं था कि मेरे पिता के, मेरी माता के कितने पैसे बैंक में जमा हैं, वो रह गए। मुझे याद पड़ता है एक किस्सा कि एक हमारे परिचित थे, उनकी अचानक उनका देहावसान हो गया और उनके कुछ 50-60 हजार रुपए किसी बैंक में थे और उनके जो परिजन थे वो उस पैसे को निकालना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसके जरिए, ऐसे कागज नहीं थे जिसके जरिए वो उस पैसे को निकाल सकते। डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया, उसके बाद भी वो पैसा नहीं निकला। बहुत सारे तरीके के कागज चाहिए थे, गवाह चाहिए थे, अंततः वो पैसा नहीं निकल पाया, वो पैसा वहीं रह गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं भारत के अंदर, और आप मानिए छोटा छोटा अमाउंट जमा होके सालों में ये पैसा हो गया 67,000 करोड़। जब कोई खाता ऐसा होता है कि जब सेविंग्स
करंट या एफडी, वहां पर 10 सालों तक कोई लेन देन नहीं होता। बैंक कैसे माने कि ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है? तो जब 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता, तब ये जो पैसा है इसको बिना दावे की राशि यानी कि अनक्लेम्ड अमाउंट मान लिया जाता है बैंक की तरफ से। डीमैट अकाउंट जैसा कुछ? नहीं, डीमैट अकाउंट तो हम वो अकाउंट होता है कि जो अब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उसको अच्छा। खोलते हैं। ये इसको बिल्कुल आप अलग तरीके से समझिए। ये एक उस तरीके का अकाउंट है जिसमें 10 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ, इसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया गया और इसको बिना दावे की राशि मान लिया गया। और इसके बाद आरबीआई क्या काम करता है, इसको एक डीईए फंड होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, उसमें इस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। 2014 में इसको शुरू किया गया था और इस फंड का मकसद ये था ताकि लोग बैंकिंग प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक हों, लोगों को ये पता चले कि भाई मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मैं भूल चुका हूं लेकिन बैंक को याद है, आरबीआई को याद है, आरबीआई पारदर्शी रूप से काम करता है और मेरा पैसा मुझे वापस करना चाहता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि अगर कभी ऐसा हुआ है तो क्या यह रकम वापस मिल सकती है? बिल्कुल। तो ये मिल सकती है अगर आप ग्राहक हैं, आप नॉमिनी हैं, आप कानूनी वारिस हैं, तो ये रकम आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको केवाईसी करानी होगी, जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। उदाहरण के रूप में एक वारिसान सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि ये शख्स नहीं रहे, इनके कानूनी वारिस ये हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई जीवन का भरोसा नहीं है तो आप वक्त रहते अपनी जो वसीयत है उसको कर लें। हमने देखा कि बहुत प्रसिद्ध किस्सा है कि धीरू भाई अंबानी जो है बगैर वसीयत किए दुनिया से चले गए थे और उसके बाद जो उनके बेटों के बीच में खींचतान हुई थी, तकरार हुई थी, वो पूरी दुनिया ने देखी थी। उनकी माँ कोकिलाबेन जो हैं उनको पूरा बीच में मौजूद रह के बंटवारे का वो हिस्सा बनी और सब चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया। ये चीज़ मुकेश अंबानी कभी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जीवित रहते हुए अपना पूरा वसीयत भी की। धीरू भाई अंबानी? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अभी पिछले वक्त बिल्कुल, हाँ, उन्होंने अपने बच्चों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी ने जी। तो वो एक मिसाल थे कि भाई जीवित रहते हुए भी आप अपने बच्चों के बीच किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, कर देना चाहिए और उसकी जानकारी भी दे देनी चाहिए। हाँ, आप अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपनी वसीयत बनानी चाहिए, अपने वकील को देनी चाहिए, अपने बैंक को देनी चाहिए कि अगर मैं कभी न रहूं तो ये लोग हैं जो मेरे पैसे के हकदार हैं, मेरे न रहने की स्थिति पर ये पैसा इनको दे दिया जाना चाहिए। अब आरबीआई ने पैसा लौटाने के लिए एक बड़ा काम किया, उसने एक पोर्टल बनाया, इसको बोलते हैं उद्गम पोर्टल। आज मैंने करके देखा, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आज मैंने भी करके देखा। मैं वहां गया, मैंने अपना नाम वहां पे लिखा, अपना पहले तो फ़ोन नंबर लिखा, उसके बाद मेरे पास एक ओटीपी आया, ओटीपी मैंने डाला, उसके बाद मैंने वहां पर अपना नाम लिखा, अपना पैन नंबर लिखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी और मैंने जब बटन दबाया तो मेरे कौन कौन से बैंक में अनक्लेम्ड पैसा मेरा पड़ा हुआ है उसकी एक लिस्ट मुझे मिल जानी चाहिए थी, पर चूंकि मेरा कहीं अनक्लेम्ड अमाउंट नहीं था तो वो मुझे नहीं मिली। लेकिन हाँ, यदि आपका कोई पैसा कहीं अनक्लेम्ड है तो आपको तकरीबन उसमें 29 बैंक हैं, उन बैंकों में यदि कहीं आपका पैसा है तो वो आपको दिखा देगा। अच्छा, बैंकों को भी तो इस बारे में पता होगा कि किनका अनक्लेम्ड अमाउंट है, तो बैंक अप्रोच नहीं करते कस्टमर्स को, क्योंकि हर कस्टमर इतना जागरूक नहीं होता। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक लेन देन नहीं कर रहा है, इतना लंबा वक्त यदि उसके पास में है, तो बैंक ने वो पैसा, चूंकि जैसे हमने बताया कि वो डीईए अकाउंट में ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिक और वो जानकारी आरबीआई के पास पहुंच गई, तो बैंक अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर रहा। अब आरबीआई सीधा आपको अप्रोच कर रहा है ना, तो देश का जो केंद्रीय बैंक है वो आपको अप्रोच कर रहा है। अब आप यहां पर देखिए कि करीब 8,60,000 लोग इस उद्गम पोर्टल का इस्तेमाल कर चुके हैं और अपना अनक्लेम्ड पैसा ले भी चुके हैं। अब आरबीआई और सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए हैं, तो एक बड़ी बात यह है कि 100 दिन 100 दावे, हर जिले में 100 बड़े मामले उनको सुलझाना ये प्राथमिकता में है और उसको सुलझाया जा रहा है। बैंकों को निर्देश हैं कि अपनी अपनी वेबसाइटों पर
अनक्लेम्ड जो रकम है उसकी लिस्ट आप शेयर करेंगे। बैंक वैसा कर रहे हैं। केवाईसी की प्रक्रिया आसान बनाई गई है ताकि लोगों को उसके लिए बहुत दौड़ भाग ना करनी पड़े और बहुत जल्दी ये काम हो जाए। उसके बाद तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और पैसा आपका। अब तो केवाईसी ऑनलाइन भी हो जाती है, इसलिए बैंक के चक्कर भी नहीं लगाना। अब देखिए कि एक लोगों का एक बहुत जायज सवाल हो सकता है कि भाई आप ये बात बता रहे हैं तो क्या हमारा पैसा भी वहां पे हो सकता है? बिल्कुल आपका पैसा वहां पर हो सकता है। तो मैं कहूंगा आप उद्गम पोर्टल पर जाइए और आप अपना नाम, अपना पैन नंबर वहां पर डालिए, क्लिक करिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कहीं किसी बैंक में पैसा रख के भूल तो नहीं गए हैं, कहीं आपका पैसा तो नहीं है वहां पर। दूसरा ये कि अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो गई है और आज से कुछ वक्त पहले हो गई है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप अगर कानूनी वारिस हैं तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। नॉमिनी प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आपको लाभ मिलेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अपने पहचान पत्र जो हैं, ये तमाम चीजें जो है आप अपने पास रखिए। अपने जो बैंक है उससे बात करिए और यकीनन यदि आप कानूनी वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी है, लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर ये पैसा किसी को नहीं मिला तो इस पैसे का क्या होगा? क्या सरकार का हो जाएगा ये पैसा? तो नहीं, आरबीआई इसको डीई फंड में ही रखेगा और ग्राहक या वारिस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो पैसा इसी फंड में रहेगा और उसका इंतजार किया जाएगा कि कोई आएगा जो इस पैसे को लेगा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी सरकार बना के रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि इस पैसे का कोई और इस्तेमाल किया जाए। एक सवाल ये भी होता है कि 10 साल इंतजार क्यों करना है? ऐसा नहीं है कि आप हमें पहले बता दें, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये माना जाता है कि 10 सालों तक इंतजार करना किसी का जरूरी है। हालांकि अब पिछले दिनों ऐसी मांग उठ रही है कि हर साल ये जानकारी शेयर की जाए कि आपने पिछले इतने वक्त से आपने खाते में लॉगिन नहीं किया है, आप बैंक नहीं आए हैं, आपने देखा नहीं है, मतलब मैनेजर फोन करे या वहां से बैंक से कोई आपको फोन करे और इस बारे में बातचीत करे, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस तरीके की चीजें भी शुरू हों। देखिए, हम प्राइवेट बैंक के ग्राहक हैं और हमें एक पर्सनल बैंकर बैंक ने दिया हुआ है, तो वो अक्सर हमसे हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में वो फोन करता है, बातचीत करता है। रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। काश ये जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं ये गांव देहात में भी सक्रिय हों, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, गांवों में बसा हुआ देश है हमारा, और वहां के लोगों से भी वो उतना ही आत्मीयता के साथ बातचीत करें और उनकी दिक्कत परेशानियों को भी समझें। अभी बड़ा एक किस्सा सामने आया था कि लोग ये मानते हैं जो जनधन अकाउंट खुलवाए गए हैं उनको उनमें डालने के लिए लोगों के पास या तो पैसे नहीं है या पैसे वो जानबूझ के डाल नहीं रहे। उस तरीके की कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के सामने आए थे। तो क्या उस तरीके के भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो जिनका यूज नहीं हो रहा है? तो ऐसे कितने अकाउंट हैं और उनको रीएक्टिवेट करने के लिए बैंकों के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये जरूर एक सोचने वाली बात हो सकती है। एक चीज ये है कि सरकार इस पैसे का क्या कोई इस्तेमाल करती है? ये जो 67,000 करोड़ है इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका जो उपयोग है थोड़ा मोड़ा होता है, जिसमें वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेमिनार्स कराना, जागरूकता अभियान चलाना वगैरह। क्या ये जो चीज है क्या ये केवल भारत में हुई? दूसरे देशों में भी ऐसा होता है क्या? तो हाँ, अमेरिका में एफडीआईसी इस तरह का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको संभालता है और कई देशों में ऐसा होता है। हालांकि हर एक देश में ऐसा होता हो ऐसा कोई हमारे को नहीं मिलता है। अब देखिए, ये जो है 67,000 करोड़, तो इसका क्या क्या हो सकता था? तो आप देखिए, तकरीबन इससे कहने को ये कहा जा सकता है कि इससे हजारों मरीजों का इलाज हो सकता था, इससे कोई बड़ा अस्पताल खोला जा सकता था, लाखों बच्चों की पढ़ाई का इससे खर्चा निकल सकता था। हाँ, पूरी तरह ये बातें सच हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये पैसा उस व्यक्ति को मिल जाए जिसका ये पैसा है, तो हो सकता है उसके भी ये पैसा बहुत काम आ जाए। हो सकता है उसे ये पता ना हो मेरा पैसा मैं भूल चुका हूं, उसे पता ना हो कि मैं इस पैसे को हासिल कैसे करूं, लेकिन अगर ये पैसा उसे मिल जाए तो हो सकता है कि उसके भी ये पैसा बहुत काम आ सकता हो। तो अगर मैं बस अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपका भी कोई पैसा ऐसा है जिसे आप बैंक में रख के भूल चुके हैं, तो प्लीज
आप चेक जरूर करिए उद्गम पोर्टल पर, और यदि आपको मिल जाता है वो पैसा, तब आपको अगर लिस्ट में अपना नाम मिलता है कि आपका पैसा कौन कौन से बैंकों में है, तब आप डॉक्यूमेंट लगाकर अपने जो केवाईसी है उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाकर आप इस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का, एक अलग सवाल का यहाँ जवाब दिया था वित्त राज्य मंत्री ने, वहां पर यह पता चला कि 2022-23 से आंकड़ा बढ़ा है। सालाना करीब 4,500 करोड़ रुपया आरबीआई के इस फंड में, डीईए फंड में आते थे। 2022-23 में तकरीबन 12,254 करोड़ रुपया आरबीआई के फंड में आया, जो पहले के मुकाबले तकरीबन 3 गुना था। 2023-24 में ये राशि घटकर 11,794 करोड़ रुपए हो गई, और 2024-25 के पहले 9 महीनों में 7,946 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है। तो अगर आप अपना जो पैसा है वो कहीं किसी बैंक में ऐसे भूल चुके हैं, तो उद्गम पोर्टल के जरिए आप उसे हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि वरुण ने बताया, वरुण ने खुद आज अपना जो नाम है, जो अपने अकाउंट, वो जिसमें उनको लगता था कि कहीं कोई अनक्लेम्ड अमाउंट तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने उद्गम पोर्टल का इस्तेमाल किया, और उन्हें जैसा कि उनको उनकी डिटेल मिल गई कि उनका कहीं भी किसी भी जगह कोई अनक्लेम्ड अमाउंट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद भी उद्गम पोर्टल पर जा सकते हैं। अपना अनक्लेम्ड अमाउंट अगर आपका कहीं किसी बैंक खाते में पड़ा हो जिसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो आप उसे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। जानकारी कैसे लगी लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि हम हर रोज कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दें जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। गूगल पर आप सर्च करते रह जाएंगे, दूसरी साइट्स पर आप सर्च करते रह जाएंगे, फिर भी ऐसी जानकारी आपके हाथ तक नहीं लगेगी। इसलिए ये खबर कैसी लगी ये जरूर लिखकर बताइएगा। अपने क्लोजर वंस को जरूर शेयर कीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि एक तो उन्हें ये पता चलेगा कि उनका कोई पैसा किसी खाते में तो नहीं पड़ा हुआ है, ये उनको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि वरुण उस पर आपको कोई नई जानकारी दें, तो वो भी जरूर लिखकर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।